ये नाम याद रखिएगा अगर आपको बांग्लादेश की राजनीति में और भारत के विदेशी नीति और भारत के पड़ोसी देशों की राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ये नाम याद रखिएगा। बस कुछ ही दिनों में बांग्लादेश की शक्ल और सूरत दोनों ही बदल गई, पूरी राजनीति बदल गई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत में आ चुकी है शरणार्थी बनके, और वहां पर एंट्रिम गवर्नमेंट भी फॉर्म हो रही है। मोहम्मद यूनुस जो एंट्रिम गवर्नमेंट के प्रधान बनेंगे वो बांग्लादेश पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। यह सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि ये यकायक हुआ या पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं हुई है और जब भी हुई है तब फटाफट परिस्थितियां बदलती गई और फटाफट हर चीजें तख्ता पलट के बाद में सेटल होती गई। ये दूसरी बार है जब शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। ऐसा 49 साल पहले भी हुआ था। करीब इसी महीने अगस्त 1975 में कुछ ऐसे बांग्लादेश में हालात हुए थे, बांग्लादेश के जन्म के सिर्फ 4 साल बाद ऐसे हालात हुए थे कि शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। आज हम बांग्लादेश के उस पूरे इतिहास की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें विदेशी हाथ जिसकी बात शेख हसीना कर रही है और दबी जुबान में अमेरिका का नाम ले रही है, क्या वास्तव में वो सच है या नहीं है, इस बात को भी हम परखेंगे। बांग्लादेश की राजनीति को समझने के लिए हमें वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को समझना पड़ेगा। वैसे तो वहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन प्रमुख रूप से 3 पॉलिटिकल पार्टीज है। आवामी लीग जिसकी नेता शेख हसीना है, शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने इसका गठन किया था और वही बांग्लादेश के आर्किटेक्ट थे, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के लिए संघर्ष करने वाले और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता वो शेख हसीना के पिता, उन्होंने आवामी लीग बनाई थी। खैर, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब आवामी लीग का भविष्य कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके अलावा जब बांग्लादेश संघर्ष चल रहा था, पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो गए बांग्लादेश बनने के लिए जो संघर्ष कर रहा था, उस वक्त बांग्लादेश में कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स थे जो पाकिस्तान के साथ थे, बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ थे। उन्हीं से मिलके बना है एक संगठन जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी 1975 में शेख हसीना के पिता शेख मुजीब की हत्या के बाद में वहां पर फॉर्म हुआ और वहां पर अपनी एक्टिविटी को शुरू की उन्होंने। 2013 के बाद में वो बांग्लादेश में बैन है। और उसके अलावा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसकी हेड है बेगम खालिदा जिया। बेगम खालिदा जिया कौन है? बांग्लादेश के ही राष्ट्रपति रह चुके 1977 से 1981 जियाउर रहमान उनकी पत्नी है, उन्होंने इस पार्टी को बनाया था। जियाउर रहमान पर यह इल्जाम लगता रहा है कि शेख मुजीब की हत्या में, उसकी साजिश में उनका भी हाथ था। फिलहाल बेगम खालिदा जिया जो है वो 17 साल की जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। और उसके बाद उनका सबसे बड़ा लीडर है मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। ये नाम याद रखिएगा अगर आपको बांग्लादेश की राजनीति में और भारत के विदेशी नीति और भारत के पड़ोसी देशों की राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ये नाम याद रखिएगा। बांग्लादेश के अंदर ये सबसे बड़े भारत विरोधी नेता के रूप में माने जाते हैं और वो अभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी आज की डेट में पार्टी है उसके नेता हैं। खैर, हम शुरू से शुरू करते हैं। भारत का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के हिस्से पंजाब के एक टुकड़ा आया, बहुत बड़ा टुकड़ा जिसे पश्चिमी पाकिस्तान बना, और बंगाल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आया जिससे पूर्वी पाकिस्तान बना। पाकिस्तान और भारत के बंटवारे और आज़ादी के समय की कहानियां हम जल्दी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, हमारी एक नई सीरीज आज़ादी और बंटवारा।
तो उस सीरीज में हम बहुत सारे ऐसे उस समय के किस्से आपके लिए लेकर आएंगे, कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉजिशियन आंसू को सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर हम फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो कर देंगे। खैर, जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना तो दबदबा हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान का रहा, और लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर दोनों में भेदभाव रहा। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वहां पर बांग्ला बोली जाती थी। बांग्ला और उर्दू को लेकर झगड़ा बहुत बढ़ गया। उसके बाद में वहां पर बांग्ला आंदोलन के सबसे बड़े जो नेता थे वो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान थे। उनकी और उस समय जो तानाशाह याया खान के बीच में 1970 में एक समझौता हुआ था, उसके तहत आबादी के हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा, चुनाव होंगे और नया संविधान बनाया जाएगा। 1970 में चुनाव हुए जिसमें बंगबंधु मुजीबुर रहमान की जो आवामी लीग थी उसको 167 सीटें मिली, और पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को सबसे ज्यादा 81 सीटें मिली। तो प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान को ही बनना था, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया, और वहां से शुरू हुआ बांग्लादेश का संघर्ष। 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में इस संघर्ष को ऐलान कर दिया गया। मुजीबुर रहमान ने यह कहा, यह मुक्ति का संघर्ष है, यह स्वतंत्रता का संघर्ष है, हमने अपना खून दिया है, जरूरत पड़ी तो और देंगे। डिक्लेयर था, उन्हें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए थी। उसके बाद क्या हुआ, याया खान ने 25 मार्च 1971 को उनको गिरफ्तार करके रावलपिंडी जेल में डाल दिया। बाद में उन पर मुकदमा चला और उनको फांसी की सजा दे दी गई। वो जेल में ही थे जब भारत और पाकिस्तान का 71 का युद्ध हो रहा था। और उन्होंने, याया खान ने अपने सबसे प्रमुख सिपह सलाहकार जनरल टिक्का खान को वहां पर भेजा पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो अब बांग्लादेश है, और उसने वहां पर वो कुछ किया जो इतिहास कभी भी नहीं दोहराना चाहेगा। उसने कत्लेआम मचाए, उसने बांग्ला भाषियों और हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार किए कि उसे बंगाल का कसाई कहने लगे लोग। उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश से, पूर्वी पाकिस्तान से भारत में बहुत सारे शरणार्थी आने लगे। इंदिरा गांधी ने सारे देशों से अपील की कि इस मामले में इंटरवीन कीजिए, किसी ने नहीं की तो भारत ने की, और फिर युद्ध हुआ और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। 16 दिसंबर 1971 को हम जंग जीत गए और फिर बना नया बांग्लादेश। यहां तक एक हैप्पीज एंडिंग कहलाई जा सकती है, लेकिन ये हैप्पीज एंडिंग नहीं थी, ये एक नई ट्रेजेडी की शुरुआत थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में 1972 में संविधान बना बांग्लादेश का, 73 में आम चुनाव हुए और शेख मुजीब वापस प्रधानमंत्री बने। और लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनते ही देश में एक नया संकट पैदा हो गया। शेख मुजीब के रिश्तेदार, परिवार वाले और उनके जानने वालों ने हड़कंप मचा दिया। भ्रष्टाचार चरम पे था, परिवारवाद चरम पे था, आर्थिक संकट भी बढ़ने लगा था। उनके ऊपर कई तरह के भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार के आरोप लगते रहे और शेख मुजीब चुप्पी साध कर बैठे रहे। ऐसे में पब्लिक का काफी बड़ा हिस्सा शेख मुजीब जो राष्ट्रपिता थे उनके खिलाफ होती गई। पुलिस का भी एक तबका उनके खिलाफ होते गया और सेना का भी एक तबका उनके खिलाफ होता गया। फिर क्या हुआ, फिर वक्त आया 15 अगस्त 1975 का। 15 अगस्त 1975 में ढाका के धनमंडी निवास में मुजीबुर रहमान अपने परिवार के 17 जनों के साथ सुबह सुबह नींद से उठे ही थे कि वहां पर अचानक सेना की एक टुकड़ी ने हमला कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सारे सदस्यों की हत्या कर दी। हत्या जिन लोगों की उनमें एक 4 साल और एक 10 साल का बच्चा भी था। हम सोच सकते हैं कि वो कितनी बर्बरता थी। बचे कौन, बची उनकी 2 बेटियां, शेख हसीना और शेख रेहाना। शेख हसीना उस वक्त जर्मनी में अपने पति के साथ थी। उनके पति वजाद मियाँ एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जर्मनी में, और शेख रेहाना जो अभी इंग्लैंड में है वहां की सांसद है, लेबर पार्टी की पॉलिटिशियन है। खैर, शेख हसीना और शेख रेहाना ने भारत में शरण ले ली। थोड़े टाइम वो भारत में रहे, फिर बाद में वो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में रहे, वहां पर दोनों जगह उन्होंने शरण ली। उसके बाद में क्या हुआ, हत्याकांड के दोपहर को ही नई सरकार फॉर्म हो गई और वहां के कॉमर्स मिनिस्टर उस वक्त के जो थे खान दाकिर मुश्ताक को राष्ट्रपति बना दिया गया। कुछ समय बाद में एक अध्यादेश जारी किया गया और शेख मुजीब के सारे हत्यारों को माफी दे दी गई।
ये बड़ा विचित्र कांड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1977 से 1981 तक जियाउर रहमान, जिन्होंने वो पार्टी फॉर्म की थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो राष्ट्रपति बने। उन्होंने फिर 1981 में जाते जाते शेख हसीना को बांग्लादेश वापसी करवाई। लेकिन 1996 तक, जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री नहीं बनी, शेख मुजीबुर रहमान देश के राष्ट्रपति का नाम लेना भी एक गुनाह हो गया था। उसके बाद क्या गया, 1996 में शेख हसीना ने उस अध्यादेश को, जिसमें शेख मुजीब के हत्यारों को माफी दी गई थी, उसको रद्द किया और उन पे मुकदमा चला। करीब 20 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से 15 को फांसी सुनाई गई। हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट ने 12 जनों को फांसी की सजा बरकरार रखी। उसमें से 6 विदेश भाग गए थे और एक की मौत हो गई थी। 5 आरोपी जो थी वो जेल में थे। फिर क्या हुआ, 5 आरोपियों को 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी पर मोहर लगाई, 2010 में उनको फांसी दे दी गई। उसके अलावा एक व्यक्ति और था, अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद को पकड़ के बांग्लादेश लाया गया 2020 में, उसको भी फांसी दे दी गई। बचे 5 में से 3 का आज तक कोई अता पता नहीं है, लेकिन दो बंदे कौन कौन है। एक है लेफ्टिनेंट कर्नल नूर चौधरी, उसने कनाडा में शरण ले ली। कनाडा से शेख हसीना ने कई बार अपने पिता के इस कातिल की प्रत्यार्पण की बात की, लेकिन कनाडा में एक रूल है कि अगर आप उसको डेथ पेनल्टी देते हैं, फांसी की सजा सुनाते हैं, तो वो आपके देश के आरोपी को आपके हवाले नहीं करेगा। दूसरा कौन है, दूसरा है लेफ्टिनेंट रशीद चौधरी, जिसने अमेरिका में शरण ली। अमेरिका से शेख हसीना ने लेफ्टिनेंट रशीद चौधरी के प्रत्यारोपण की हमेशा डिमांड की, लेकिन अमेरिका हमेशा उसे टालम टोल करता रहा। कारण अमेरिका की CIA और लेफ्टिनेंट चौधरी के बहुत अच्छे संबंध होना। यह माना जाता है कि उस वक्त जब शेख मुजीब की हत्या हुई थी और उसके पीछे भी CIA का हाथ था, उस वक्त ऐसी कई घटनाएं हुई थी। कोल्ड वॉर का टाइम था, अमेरिका ने ऐसे कई देशों में ऐसी घटनाएं की थी जहां सरकार गिरा दी थी, हत्याएं हुई थी और तख्ता पलट हुए थे। उसमें एक बांग्लादेश भी था और उसमें एक आरोपी लेफ्टिनेंट रशीद चौधरी था, जिसकी CIA के साथ बहुत अच्छे संबंध है। आज क्या हो रहा है, आज मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बने हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, और उसके भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध है। शेख हसीना अमेरिका पर भी इस तरह के तख्ता पलट की साजिश के हाथ होने की बात करती है, उसमें बहुत कुछ झूठ तो नहीं है। संकेत तो यही लगते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बांग्लादेश की राजनीति भारत पे भी बहुत प्रभाव डालेगी, इसलिए भारत को भी इस पे पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। और उसके अलावा अब जो इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है, उसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी और मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का क्या रोल रहेगा, जो भारत विरोधी नेता है, उसके ऊपर भी भारत को नज़र रखनी पड़ेगी और भारतीय गवर्नमेंट को बहुत सहजता के साथ और बहुत एहतियात के साथ आगे कदम उठाने पड़ेंगे। खैर, अगले वीडियो में फिर ऐसे ही दिलचस्प किस्से लेकर आएंगे। तब तक लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।